सहारा प्रणाम, समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। आईपीएल 8 पर भी फिक्सिंग का साया मंडरा रहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के एक खिलाड़ी ने बीसीसीआई की एंटी करप्शन टीम से फिक्सिंग के लिए लालच दिए जाने की शिकायत की है। आईपीएल 8 में आज राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुंबई के रहने वाले इस खिलाड़ी ने बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट से शिकायत की है कि रणजी में उसके साथ खेलने वाले एक खिलाड़ी ने फिक्सिंग के लिए बड़ा लालच दिया था। खिलाड़ी के मुताबिक रणजी के दौरान ड्रेसिंग रूम में उसके साथी ने फिक्सिंग का ऑफर दिया था। खिलाड़ी ने एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारियों को बताया है कि शुरुआत में उसे लगा कि उसके साथ कोई मजाक किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद उसे पैसे का लालच दिया गया तो उसे लगा कि ये मामला गंभीर है। इस घटना के बाद आईपीएल 2013 में हुए फिक्सिंग कांड की यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई हैं, जब राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों का नाम फिक्सिंग में आया था। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं समय संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, एक बार फिर से आईपीएल 8 पर एक बार फिर फिक्सिंग का साया, यानी एक खिलाड़ी को ड्रेसिंग रूम में पैसे का लालच दिया जाता है। ये कितना इसमें सच्चाई है और इसको बीसीसीआई इस पर कितनी गंभीरता से एक्शन ले रही है? देखिए, क्योंकि एक खिलाड़ी ने ही दूसरे खिलाड़ी की शिकायत की है, तो ये मामला बिल्कुल भी आप कह नहीं सकते कि मजाक का है या आसान मामला है। क्योंकि आईपीएल पे देखिए, शुरुआत से ही हमेशा ही पहले एडिशन से ही जहां तक बात करो तो क्वेश्चन मार्क उठा है। और जैसे कहावत में भी कहते हैं कि धुआं वहीं से निकलता है जहां आग हो, तो फिर कहीं ना कहीं मामला जरूर गड़बड़ है। और हमेशा आपने देखा होगा कि आईपीएल पे ही क्वेश्चन मार्क्स क्यों उठते हैं, क्योंकि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ धांधली तो जरूर है। और ना सिर्फ क्रिकेटर्स के बीच हमने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ हमेशा से ही ये मामला जुड़ा रहा है। आप देखिए, इससे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम में ही श्रीसंत खेलते थे, वो पकड़े गए थे आईपीएल से जुड़े मामले में। चंडेला पकड़े गए थे इसी मामले में। इसके अलावा उनके जो को ऑनर हैं उन पे भी इल्जाम है। तो कह सकते हैं मिला जुला के कि सब कुछ पाक साफ नहीं है आईपीएल में। और जो शंकाएं, जो संदेश होता है कि क्या पता कोई मैचेस फिक्स्ड हो, कोई खिलाड़ी फिक्सिंग के आरोप में घिरे हुए हो, तो लगभग कई बार ऐसा लगता है कि वाकई में आईपीएल पे जो क्वेश्चन मार्क उठते हैं और लगातार जो उठ रहे हैं, वो कोई ऐसे नहीं उठते हैं, कुछ ना कुछ तो धांधली जरूर है। जी अभिषेक, क्या उस खिलाड़ी का नाम अभी तक सामने आ पाया है जिसके ऊपर पैसे का लालच देने का ये आरोप लगा है? नहीं, अभी तो उस खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आ पाया है। क्योंकि अगर ये खिलाड़ी के बारे में यकीनन उस दूसरे खिलाड़ी ने बताया होगा, जो मुंबई का खिलाड़ी है जिसे पैसे का लालच दिया गया होगा। लेकिन बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट जो है वो बिल्कुल भी उस खिलाड़ी का नाम सामने लेके अभी नहीं आएगी। पहले उस पर तहकीकात होगी, उस मामले पे पहले पूरे जानकारी इकट्ठा किया जाएगा, एक टीम बनाया जाएगा, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि जो फाइलें सबमिट की जाएंगी कि क्या वाकई में ये बात और वारदात सच है या नहीं है। क्योंकि एक और आपको एक घटना बताऊं तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट बीसीसीआई के लिए काम कर रही थी, और उनका कहना था कि एक बड़ा खिलाड़ी जो 6 महीने पहले इंडियन टीम में था, इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम में था, वो बिल्कुल ही नशे के हालत में अपने रूम में मिला था और ऐसे संदिग्ध हालात में मिला था, जिसको कि एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दूसरे टीम के सामने पेश किया कि आप वैसा ना कीजिएगा, आप वैसी नहीं गलती कीजिएगा। तो ये भी एक बड़ा खुलासा है और इसके बारे में भी जल्द नाम पता चलेगा कि वो टीम इंडिया का वो कौन सा ऐसा बड़ा खिलाड़ी था जो नशे के हालत में अपने रूम में मिला था। तो मिला जुला के आईपीएल आते ही ऐसा लग रहा है जैसे खिलाड़ियों के लिए न जाने पार्टी टाइम है और क्या है, लेकिन हमेशा ही। जी अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राम गोपाल यादव का कहना है कि केंद्र सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है। रामगोपाल ने बारिश और ओलों से प्रदेश में पैदा हुए हालात के बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश से ही पीएम, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, बावजूद इसके यूपी की घनघोर उपेक्षा हो रही है। यूपी में अनाज का संकट तो है ही, साथ ही गेहूं के नष्ट होने से भी संकट बढ़ गया है। साथ ही पशुओं के लिए चारे का संकट भी पैदा हो गया है। केंद्र सरकार के मंत्री यूपी में सिर्फ पर्यटन के लिए जा रहे हैं, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं समय संवाददाता अखिलेश मिश्र। अखिलेश, इस बयान को
सियासी बयान कहा जाए या वाकई इसे किसानों की जरूरत से जुड़ा हुआ बयान कहा जाए, ये बयान वाकई यूपी में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं उनके पास कि जो किसान उनकी किसानों की उपेक्षा की जा रही है, या राम गोपाल यादव का ये जो बयान है ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? नहीं, देखिए, आमतौर पर गोपाल जी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। जो लोग उनको करीब से जानते हैं, जिनका जानते हैं कि वो किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप या कभी केंद्र सरकार को भी अनावश्यक कटघरे में नहीं खड़ा करते। लेकिन उनकी नाराजगी इस बात से थी कि केंद्र के एक के बाद एक लगातार कई मंत्रियों ने दौरा किया। कई दिनों से सिर्फ ये बयानबाजी हो रही है कि राज्य सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं, जबकि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना मुआवजा दोगुना कर दिया है। और वहां पे जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं ओलावृष्टि के बाद, कि वहां पे एक तो जो अनाज का संकट वो है ही है, वो तो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश उससे झेलेगा ही, लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो पशुओं के लिए चारे का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। क्योंकि गेहूं नहीं होगा तो उसका जो भूसा होता है वो पशुओं के चारे के काम में आता है और उसकी बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जब केंद्र के इतने मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों ने लगातार अपनी निगाह बनाए हुए हैं, तो ये उनको साफ तौर पर उनका यही कहना था कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है और इस तरह से न तो इतना बेमौसम बरसात कभी इतनी ज्यादा हुई है, न ओलावृष्टि हुई, न इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो केंद्र को बिना इसमें राजनीति की इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए और जो कुछ भी हो सकता है इसमें उसको केंद्र सरकार को तुरंत मदद करनी चाहिए। जी, साथ ही इसके कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट अब तक यूपी में कोई काम नहीं कर पाया है। क्या ये सच है कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम यूपी में जो क्षेत्र हैं जहां पर ओलावृष्टि के कारण तमाम फसलें खराब हो गई हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम वहां जाती है, क्या वाकई अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है? देखिए, आमतौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट तभी जाता है जब उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं लोग। अभी मंत्री अपने लेवल पे जा रहे हैं, लोगों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। यही काम उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया, जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट मंगाई है कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है और जो मौतें हो रही हैं इसकी वजह क्या है। तो ये थोड़ा सा इसमें यही है कि उनका एक, जब आप किसी चीज को डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत फौरी राहत पहुंचा सकते हैं, तुरंत राहत पहुंचा सकते हैं, तो केंद्र सरकार को बजाय राजनीति करने के बजाय किसी चीज के पचड़ों में पड़ने के पहले उसको किसानों को थोड़ी फौरी राहत पहुंचानी चाहिए थी और उसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वो किया जा सकता था। जी, चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो फ्रांस के कारोबारियों से भी मिलेंगे। 4 दिनों के फ्रांस दौरे के दौरान मोदी की ओलांद के साथ चर्चा होगी। इस बातचीत में असैन्य परमाणु रक्षा और व्यापारिक मुद्दे भी शामिल हैं। फ्रांस की यात्रा के दौरान प्रमुख आकर्षण मोदी और ओलांद की नाव पर सवारी होगी। बताया जा रहा है दोनों देशों के नेता नाव पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ चाय पर चर्चा कर चुके हैं। India and France are strategic partners, so the discussions between Prime Minister and President Hollande tomorrow will focus on areas of strategic cooperation, which include defense, they include nuclear, and when two leaders of two important countries meet, they will also discuss issues such as which create problems for the rest of the world, including terrorism. They will discuss international issues, including Security Council reform and various regional issues of interest to India and to France. तो समय संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं और आज फ्रांस के राष्ट्रपति से आज उनकी मुलाकात होगी। तमाम कारोबारियों के साथ भी मुलाकात होगी। इस मुलाकात दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के लिए कितनी अहम साबित होगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस समय फ्रांस में है और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोis ओलांदे के साथ उनकी आज मुलाकात है। उस मुलाकात के दौरान भारत और फ्रांस के बीच में जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं इन पर होगी बातचीत और उसके अलावा जो 3 सबसे अहम मुद्दे हैं इन पर
इन पर खासतौर पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी वो है डिफेंस के क्षेत्र में सहयोग, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में सहयोग की होगी बातचीत, क्योंकि भारत अपना जो मोदी का जो मिशन है, जो कॉन्सेप्ट है मेक इन इंडिया का, तो फ्रांस की एक तरह से कोशिश और कवाद यही है कि उस मेक इन इंडिया के मुहिम में फ्रांस भी जुड़ना चाहता है। और खासतौर पर मोदी की कवाद यही है कि फ्रांस और उसके अलावा यूरोप के जो तमाम मुल्क हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाए। तो इस लिहाज से आज जो मोदी और ओलांदे के बीच में मुलाकात होगी और मुलाकात बताया जा रहा है कि सीन नदी पर बोट की सवारी दोनों नेता करेंगे और इसी दौरान बातचीत भी होगी और हर मुद्दे पर होगी बातचीत। उसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में व्यापार के मुद्दे पर होगी बातचीत और व्यापार को और मजबूत, और खासतौर पर भारत की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश फ्रांस की तरफ से भारत में आए, तो इसके लिए भी मोदी को कोशिश करेंगे। और उसके अलावा मोदी फ्रेंच सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे, वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांदे भी होंगे और जहां पर वो मोदी की कवायद यही होगी कि निवेश को ज्यादा से ज्यादा भारत में आकर्षित किया जाए। तो लिहाजा इन तमाम मुद्दे हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांदे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में मुलाकात होगी, तो इन तमाम मुद्दे पर बातचीत होगी। जी चलिए विजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंच चुके हैं, पेरिस पहुंच चुके हैं और आज उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत होगी। साथ ही तमाम कारोबारियों से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत चीन रिश्तों की। भारत चीन के बीच आज सालाना डिफेंस डायलॉग हो रहा है। इस डायलॉग से ठीक पहले चीन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश विवादित मुद्दा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन ने कहा है हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के लिए सौहार्द वातावरण बनाने और दोनों देशों को स्वीकार्य होने वाले समझौते की बात कही है, लेकिन चीन विवाद की बात से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि भारत के इस पूर्वी भाग को लेकर दोनों देशों के बीच भारी मतभेद है। आपको बता दें कि चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश कर चुका है और साथ ही अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर भी अपना अधिकार जता चुका है। बात पाकिस्तान की एक कोर्ट ने मुंबई में आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर का आतंकी जकीरुर्रहमान लखवी की हिरासत को अवैध करार देते हुए उसकी तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। लखवी की रिहाई के आदेश पर हिंदुस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड जकीरुर्रहमान लखवी की हिरासत को अवैध बताने वाले पाकिस्तानी कोर्ट के फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई है। भारत ने पाकिस्तान की सरकार से सख्त अपील की है कि भारत ने लखवी के खिलाफ जो तथ्य और सबूत सौंपे थे उसे कोर्ट में उचित तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि लखवी जैसे आतंकी पर शिकंजा कसा जा सके। पाकिस्तान का जो अथॉरिटी है और पाकिस्तान का जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सारा पुख्ता सबूत जो उसके पास अवेलेबल है वो कोर्ट में देना चाहिए और सिंसियरली उसको केस को प्रेजेंट करना चाहिए। ये हमारा पोजीशन है। गौरतलब है कि इससे पहले 18 दिसंबर 2014 को लखवी को आतंक विरोधी कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तब भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था और फिर पाकिस्तान सरकार ने भी सुरक्षा और अमन के लिए खतरा बताते हुए लखवी को रिहा नहीं किया। लेकिन अब जबकि कोर्ट ने लखवी को एक बार फिर रिहा करने का आदेश सुनाया तो भारत ने फिर से इस बार अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकवादी जकीरुर्रहमान लखवी की जो डिटेंशन ऑर्डर को खारिज कर दिया है, इसे मैं ताज्जुब नहीं मुझे हुआ क्योंकि आज पाकिस्तान फिर एक्सपोज हुआ है। क्योंकि जो साजिश 26/11 के आतंकी हमले की हुई थी वो साजिश पाकिस्तान में हुई थी। हमें पाकिस्तान को चंद शब्दों में बोल देना चाहिए कि देखिए ये ठीक नहीं हुआ, आपको पता है इसके क्या कारनामे थे, क्या कार्रवाई थी, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो समय ही बताएगा। आपको बता दें कि लखवी आतंकवादी गुट लश्कर तैयबा का कमांडर है। उसे साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के लिए 6 दूसरे आरोपियों के साथ हिरासत में लिया गया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान सरकार अपनी धरती पर आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आखिर कितनी गंभीर है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था ग्रीन
पीस के भारत में पंजीकरण को 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी इस आदेश में ग्रीन पीस पर FCRA एक्ट 2010 के तहत विदेश से आने वाली आर्थिक मदद के सही आंकड़े छुपाने और विकास के खिलाफ अभियान चलाने का दोषी पाया गया है। हालांकि ग्रीन पीस इंडिया ने कहा है कि इस संबंध में उसे केंद्र सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। भारत सरकार ने ग्रीन पीस के 7 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है और कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना संस्था का पंजीकरण ही रद्द कर दिया जाए। सरकार के इस कदम का ज्यादातर NGO विरोध कर रहे हैं। थोड़े थोड़े टेक्निकलिटीज़ पे हमें वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये साबित भी हो गया है कि हाई कोर्ट ने बोला है कि ये पूरा जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरा जो उनके ही लैंग्वेज में इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्ररी बोला गया है। और उसके बाद भी ये गवर्नमेंट वापस आ रहा है छोटे मोटे टेक्निकलिटीज़ के ऊपर हमें जैसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये असली बात, बड़ा मुद्दा क्या है वो हमें बात करना है। बड़ा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की सोच क्या है। डेवलपमेंट किसके लिए? ये बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लिए जो उनके साथ बैठ के कुछ डील बना सकते हैं, या सबके लिए? ये पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी सरकार का ये प्रयास है और किसी तरह का विरोध को कुचलने का ये एक बहुत ही निंदनीय प्रयास सरकार कर रही है। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया था कि ग्रीन पीस को पूरा अधिकार है कि वो अपने फंड्स को एक्सेस करें, पर कोर्ट में हारने के बाद सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये पूरी तरह से घृण्य और निंदनीय है। एक और तरीका है जो मोदी सरकार अपना रही है कि आम लोग किसी भी तरह का अपने जमीन, अपने जंगल को बेचने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा देश बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने के लिए खोला जा रहा है और जब लोग और संस्था उसका विरोध करते हैं तो उन संस्थाओं को एंटी नेशनल बोल के या उनको जेल में डालकर या उनके पासपोर्ट को बैन करके उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छोटे बिजनेसमैन को पत्र लिखकर अपने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का जमकर लाभ उठाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में छोटे कारोबारियों को देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बताया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उन्हें मिलने वाले लोन और महंगी ब्याज दर को लेकर वो हमेशा चिंतित रहते हैं। प्रधानमंत्री ने लोन की राह में आने वाली बाधाओं के बारे में भी चिंता जाहिर की है और लिखा है कि इस मुश्किल को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को मूर्त रूप दिया गया है, जिसके जरिए जरूरतमंद छोटे व्यापारियों को कम से कम कागजी कार्रवाई में लोन आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने पत्र के जरिए कृषि क्षेत्र के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का भी जिक्र किया है। वहीं लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना का भी लाभ उठाने की अपील की है। निवेशकों के बढ़ते भरोसे के मोदी सरकार के दावों पर रेटिंग एजेंसी ने भी मुहर लगा दी है। मूडीज ने भारत की रेटिंग आउटलुक स्थायी से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दी है। मूडीज का कहना है कि आर्थिक सुधार के चलते भारत का ग्रोथ रेट अपने समकक्ष देशों से आगे रहेगा। मोदी सरकार के उठाए कदमों पर भरोसा बढ़ाते हुए दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत का आउटलुक बढ़ा दिया है। मूडीज के मुताबिक सरकार के उठाए गए कदमों से भारत के आर्थिक हालात बेहतर होने की संभावना बढ़ गई है। मूडीज के मुताबिक आर्थिक सुधार और कमोडिटीज की कम कीमतों के चलते भारत का ग्रोथ रेट अपने समकक्ष देशों से आगे रहेगा। सरकार ने मूडीज के कदम को अपने काम का प्रतिफल बताया है, जबकि रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ और कदम उठाने का वादा किया है। This decision continues to reaffirm the faith that rating agencies, global investors and our own domestic businesses have in India's growth outlook and our financial strength
as a sovereign as well, which is what Moody's has indicated also. The macroeconomic situation over the last 10 months or so while we've been in office has improved dramatically, as we would all agree. दरअसल महंगाई, वित्तीय घाटे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के दबाव के चलते मूडीज ने भारत की रेटिंग नहीं बढ़ाई है और Baa3 रेटिंग बरकरार रखा है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ने बेमौसम बारिश के चलते महंगाई बढ़ने से इनकार किया है और कहा है कि आगे हम रेटिंग बढ़ाने पर जोर देंगे। There is a blip because of unseasonal rain. For the moment, I think the expectation is not that this will sustainably affect, medium-term inflation, especially if the forecast for this year's monsoon is good. I think that should have an offsetting impact. So I think for the moment we have to view this as a temporary blip up and not a permanent upward shift in the inflationary process. मूडीज ने भारत के बैंकिंग हालात को खराब बताया है। मूडीज ने बैंकों की एसेट क्वालिटी, लोन डिफॉल्टर की संख्या बढ़ने को रेटिंग नहीं बढ़ने में बड़ी अड़चन बताया है। इशारों में टैक्स डिमांड की अड़चनों को भी मूडीज ने जाहिर कर दिया, लेकिन राजस्व सचिव श्रीकांत दास ने साफ कर दिया कि जायज मांग पर सरकार पीछे नहीं हटेगी। There is a legitimate tax liability. It has been confirmed by judicial pronouncements. So, if the tax department goes ahead based on a judicial pronouncement to collect a certain tax, there's nothing illegal about it. It's a legitimate act and it has to be done. At the end of the day, the government needs the taxpayers' money to carry forward its development program. सरकार का अगला लक्ष्य रेटिंग बढ़ाना है ताकि भरोसा बढ़ने के बाद बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी देश में आए और मोदी सरकार का मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज विकास का सपना पूरा हो। इस समय दिल्ली से ऋषिकेश कुमार। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के अलग होमलैंड मुद्दे पर जम्मू कश्मीर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विधानसभा में कहा है कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलग होमलैंड नहीं होगा। कोशिश की जाएगी कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहें। वहां की विपक्षी पार्टियां भी कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी का विरोध कर रही हैं। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को उनके मूल स्थान पर ही बसाया जाएगा। सईद ने कहा कि यह मानवीय मामला है और इस पर सरकार सबसे राय मशविरा करेगी। सईद के मुताबिक इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर में एक अलग इजराइल नहीं बनाना है। सरकार चाहती है कि सभी समुदाय के लोग एक साथ रहें। कोई प्लान नहीं, कोई एक्विजिशन नहीं, हवा बना के कह दिया गया कि भाई इनका अलग कोई होमलैंड बनाया जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। जो रहते हैं उनको भी मिलके रहना है। हम ये पहली कोशिश करेंगे। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये कहा होगा, हमने कहा आज को जहां कुछ मकान बनाए हैं मटन को, वहां उनको बसाएंगे। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार को आश्वासन दिया था कि वो घाटी में कश्मीरी पंडितों की अलग टाउनशिप के लिए जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहित करेगी और इसे उपलब्ध करवाया जाएगा। दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान मुफ्ती ने इसका भरोसा भी दिया। अब सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। एक्सक्लूसिव हाउसिंग नहीं देना। आप चिंता मत करिए। सबकी, हर नागरिक की, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की, कश्मीरी पंडित के जान माल की सुरक्षा की भी चिंता हम लोगों को है और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की भी सुरक्षा की चिंता है। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही हमारा कोई न कोई एक्शन प्लान है। यासीन मलिक समेत तमाम अलगाववादी नेताओं ने कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी का विरोध किया। विपक्षी पैंथर्स पार्टी भी चाहती है कि किसी समुदाय के लोगों के लिए अलग कॉलोनी नहीं बने। यहाँ पर कश्मीरी पंडित बरादरान रहते हैं, आपने देखा होगा आज अखबारों में उनकी भी रिएक्शन। उन्होंने कहा हम मुसलमानों के साथ रहते हैं क्योंकि कंपोजिट कल्चर का जो माने हैं, मीनिंग है, वो ये है कि जो डिफरेंट फेथ के लोग हैं वो आपस में मिल बांट के प्यार से रहे। आप किसी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, हमारे यहाँ 10-11 ज्यूश फैमिली भी रहती हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के जमाने की। तो यू कॉन्सेप्ट आप उनको अलग नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां प्रत्यक्ष रूप से कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात कर रही हैं, मगर असल में इसका अंदर खाने विरोध भी हो रहा है। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंक की शुरुआत के वक्त ही
करीब 3 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से पलायन कर जम्मू और देश के अलग अलग इलाकों में रिफ्यूजी की तरह रहने को मजबूर हो गए। सरकारी स्कीम के तहत 2007 में अपने घरों को लौटने वाले करीब 1200 कश्मीरी पंडित वहां के हालात से अब भी खुश नहीं हैं। उन्हें पुनर्वास कॉलोनियों में रहना पड़ रहा है, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। समय के लिए जम्मू से ज्योति पचनंदा के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह। एक्टर और फिल्म मेकर कमल हसन की चर्चित फिल्म उत्मा विलेन पर रोक लगाने की मांग हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। वीएचपी के मुताबिक ये फिल्म हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगी। वीएचपी ने इसे लेकर एक खत चेन्नई के पुलिस कमिश्नर को सौंपा है, जिसमें फिल्म के एक गाने पर आपत्ति जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार फीचर फिल्म्स के विषय में हम ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड हम नहीं रखते हैं। ये सेंसर बोर्ड के दायरे में आता है। इसके बाद रिड्रेस के लिए यदि सेंसर बोर्ड में किसी को लगता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस सही नहीं हुआ, इसके लिए आगे प्रक्रिया भी है। तो लेकिन इसमें न सरकार का न भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यू है या कोई दखल हो सकती है। ख्याल है कि जो सेंसर बोर्ड है हमारा फिल्म सेंसर बोर्ड, या तो उसको बंद कर देना चाहिए और हिंदू परिषद को ये जिम्मेदारी दे देना चाहिए या ऐसे संगठनों को जिम्मेदारी दे देना चाहिए जो फैसला करेंगे कौन सी फिल्म चलनी चाहिए और कौन सी फिल्म नहीं चलनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद अगर किसी मामले को बहुत ज़्यादा हाइप कर लेती है तो विश्व हिंदू परिषद को या फिर किसी भी संस्था को ये बात की जानकारी होनी चाहिए, जिम्मेदार लोग हैं, कि एक फिल्म रेगुलेटरी बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है, सर्टिफिकेशन होता है, तो वहाँ आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं और उसको रुकवा सकते हैं ऑफिशियली। इस तरह का शोर मचाना या एजिटेशन करना या वायलेंट मीन्स अडॉप्ट करना, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कमल हसन एक ज़िम्मेदार बॉलीवुड की हस्ती हैं और उनको इस बात का यकीनन अंदाज़ा होगा कि क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, और वो कानून से हटकर मैं नहीं समझता कोई काम करेंगे। तो वीएचपी को नहीं चाहिए कि रास्तों में शोर करे या इस तरह का कोई दंगा पैदा करे या आपस में कोई तनाव की सिचुएशन पैदा करें। उनके पास कई रास्ते खुले हैं। मुझे लगता है वो लोगों ने भी वही रास्ता अपनाना चाहिए जो कानून बताता है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से जिन किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और सरकार से उनकी मदद की गुहार लगाई। मुलाकात के बाद हेमा मालिनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को हर संभव मदद मुहैया कराने को तैयार है। इससे पहले हेमा मालिनी ने मथुरा के कई इलाकों में घूम-घूम कर बरसात और ओलावृष्टि से फसल के नुकसान का जायजा लिया। वित्त मंत्री से मिलने के बाद हेमा मालिनी ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजे का चेक दे दिया, जिसे वे खुद जाकर बांट कर आई हैं। ठीक है, हो गया। आज माननीय मंत्री से मुलाकात करके आए। हमारी मांग थी कि किसानों की केसीसी माफ की जाए, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए और किसानों को जो सीधा मुआवजा 1 हेक्टेयर को दे रहे हैं, जबकि किसान के पास 3-3 हेक्टेयर जमीन है, सबको पूरी जमीन पर मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि 1 ही हेक्टेयर 3 हेक्टेयर वाले किसान को अगर 1 हेक्टेयर पर मुआवजा मिलेगा तो बाकी 2 हेक्टेयर की कहाँ से लाएगा। मैं 2-3 दिन से मैं मथुरा में जाकर सब देखा, बहुत ही दुख हुआ कि बहुत ही नुकसान हुआ है और इसीलिए मैं सबको लेकर यहाँ पर आई हूँ हमारे जेटली साहब से मिलने के लिए। और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये पूरी तरह से उनका नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और इसके अलावा बैंक का जो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का जो प्रॉब्लम्स है, जो लोन माफ नहीं करते हैं, उसका भी माफ करने का बात की है हम लोगों ने। इन सब चीजों को उन्होंने जल्दी से जल्दी उसका जो भी काम करना है वो कराएंगे। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट भी लॉग इन कर सकते हैं, समयलाइव.com सहारा।